बाकी मैं ये जो आपका सवाल है आई थ्रो इट टू डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब कि इस बजट में डॉक्टर साहब जो हमें दो तीन चीज़ें बड़ी हैं। एक तो ये बताया गया है कि एकदम से आईएमएफ की शराइत पूरे करते हुए 215 जो अरब रुपए के टैक्स मज़ीद लगा दिए गए और एक्सपेंडिचर्स में हमें बताया गया है कि उन्होंने एक दिन के अंदर 85 अरब रुपए की कटौती कर दी है और पॉलिसी रेट भी आज स्टेट बैंक की तरफ से 22 रुपये बढ़ गया। तो ये एक बड़ा तासुर दिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म कल मिले थे आईएमएफ की चीफ के साथ पेरिस में और वहीं पे ये कुछ फैसले हुए और ये उम्मीद दिलाई जा रही है, पहले भी बड़ा दिलाई जा रही थी कि अब के जो है ये पास हो जाएगा। आईएमएफ वाले ये लैप्स करने से पहले, ये 30 जून से पहले इसको कर देंगे। मेरा सवाल आपसे ये दो हैं। एक तो ये कि आप भी इतनी पुरुमीद हैं जितनी कि गवर्नमेंट है। दूसरा, हमें बताया गया था 3 शिकायत हैं आईएमएफ की जो थी, शराइत थी मेन। एक तो ये बजट की थी जो वो कह रहे हैं हमने पूरी कर दी। दूसरी शिकायत उनकी या एक जो शराइत कह लें वो एक ये थी कि आपने जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्सचेंज रेट में जो फ़र्क है इसको आप काम करेंगे। तीसरा हमें बताया गया था कि आप हमें एश्योरेंस देंगे कि जो आपको डोनर्स ने पैसे देने हैं, दोस्त ममालिक ने, उसकी कोई हमें एश्योरेंस चाहिए है। तो अब आप कैसे देखते हैं कि वाकई एक हफ्ते के अंदर एक मैजिक वॉन्ड दिखाएंगे और ये हमें आईएमएफ वाले पास कर देंगे? कितना इम्कान है इसका? बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक और अहम बात यह है कि जो भी ये मंजूर हुई है तजावीज़, इसका मईशत की बहाली से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये बात बिल्कुल 100% यकीनी है कि इसके मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। ये बात तो मैं कह रहा था। लेकिन आज जो हंगामी इजलास हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मॉनेटरी कमेटी का, जिसका आपने भी जिक्र किया, उनके अल्फाज में बता देता हूँ क्या है। इसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी और चूँकि हमने इंपोर्ट्स में रिलैक्सेशन ख़त्म कर दी हैं, उसके नतीजे में जो मार्केट है उसमें रुपए की कदर पर दबाव बढ़ेगा। यानी वो ये कह रहे हैं महंगाई भी बढ़ेगी, रुपए की कदर भी गिरेगी। कोई ये नहीं कह रहा कि मईशत बहाल होगी। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि ये आवाम को आपने कुचल दिया, मईशत की शरह नमू को सुस्त कर दिया। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या अगर आपको ये किस्त मिल भी जाती है या नहीं भी मिलती, असल चीज़ ये है कि अगले माली साल में हमें आईएमएफ के पास दोबारा जाना है बड़ी रकम के कर्जे के लिए। उसके लिए दोबारा एक बहुत बड़ा मिनी बजट भी आएगा। उसकी क्या शराइत होंगी वो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। तो मगर सवाल ये पैदा होता है कि हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं और क्या कोई अल्टरनेट मौजूद था या नहीं। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया आईएमएफ का, वो मैं पहले आपकी खिदमत में 2-3 बातें बता दूं। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था कि हमने तो पाकिस्तान से कहा कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें, आवाम को मराद दें। तो हमने पहले क्या किया था कि जीएसटी को 17% से 18% कर दिया। अभी जो पिछले चंद दिन पहले आईएमएफ ने जो बयान दिया था जिसका आपने जिक्र किया, उसमें एक जुमला ये था कि आपने जो भी कार्रवाइयाँ करनी है तो आप कम से कम ये ज़रूर करें कि आपके ये मौका ज़ाय नहीं करें कि टैक्स दहिंदगान का दायरा वसी करें और इस मौके को ज़ाय ना करें। ये एक बहुत बड़ा एतराज़ था। अब ये जो भी कुछ इन्होंने किया है उसमें दायरा तो बिल्कुल वसी नहीं किया। ये तो जो लोग टैक्स दे रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस और पेट्रोलियम ने भी वो डाल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर आईएमएफ हमें ये किस्त देता है तो ये अमेरिका के दबाव होगा, क्योंकि अब अमेरिका मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मुझे नज़र आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट ना करे, अगले साल बड़ी रकम का कर्जा लें। उसकी जो शराइत होंगी उसमें कम से कम 4 साल के लिए वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट को टला दिया जाए और इस दौरान में मईशत को इतना तबाह बर्बाद कर दिया जाए कि हमारे लोग कहने लगे कि जनाब सोवियत यूनियन में भी जो है वो नहीं बचा सके थे न्यूक्लियर को और दूसरी चीज़ों को, तो वो हमें बड़ा झटका देना चाहते हैं। तो अगर हम बेवतन पाकिस्तानी हैं तो आज हमें ये फैसला करना होगा कि अभी तो हम आईएमएफ के पास अगले साल भी चले जाएं, उनकी शराइत भी मान लें, लेकिन अगर उससे पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं देते तो ये जो खदशा है इसको फिर कोई बचा नहीं सकेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि 1994 में भारत ने जब आईएमएफ से कर्जा लिया था, मईशत तबाह थी, उन्होंने अपना सोना गिरवी रखा था आईएमएफ के पास। हम तो ये नहीं कर रहे, मगर उसके फौरन बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर इस्लाहात की, आईएमएफ के प्रोग्राम से बाहर आ गए। आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत हैं और 3री बनने जा रहे हैं। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते कि अभी तो मजबूरी है, तबाह बर्बाद कर दिया, आप आईएमएफ की अभी भी शराइत मान लें, अगले साल भी मान लें, लेकिन इंतखाबात से पहले
अगर वो 3-4 इस्लाहात आपने नहीं की तो इतना ज़बरदस्त खदशा है मईशत की बर्बादी का, जौहरी प्रोग्राम के खदशात का, और हमारे जो है जोग्राफियाई सरहदों का, जिसका इशारा बिल्कुल खुल के अभी कर दिया गया। और एफ ए टी एफ हमारे ऊपर वो इसलिए वो डालेगा कि आप तो खुद कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, आप तो खुद कह रहे हैं कि हमने इंपोर्टर से कहा है कि आप अपना पैसा खुद अरेंज करें, तो और मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। और ये भी आपको पता है कि जो भारत का मोदी है और बाइडन का, इनका जो मुश्तरका बयान है उसमें पाकिस्तान पे हमला भी किया गया और IMF को भी कहा गया कि वो FATF को कि जी कुछ तो आप देखें ये क्या हो रहा है। तो इन खतरात का इदराक करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अहम नहीं है कि अभी 215 बिलियन रुपए लगाएं कि नहीं लगाएं, असल खतरात ये हैं हम आवाम को तबाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त तरजीहात में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये था, और क्योंकि डार साहब की एक वो छेड़ बन गई थी IMF, और कुछ उनके ज़ाती वजूहात की वजह से, कुछ इकानमी की वजह से, और कुछ फाइनेंशियल सिस्टम को बचाने की, उनका जी यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बिगेस्ट प्रायोरिटीज़ कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, और वो सिर्फ IMF से जो भी शराइत हों वो इस वक्त मैटर नहीं करती हैं। तो ये जो आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म का बता रहे हैं आगे के आगे उसके मिल जाने से भी क्या क्या नुकसानात होंगे, तो वो तो फ़िलहाल भंगड़े डाल रहे हैं कि अगर ये हो जाए हफ्ते में तो हमने तो ये विक्ट्री के निशान बना दागा कि हमें मार देना है। भाई मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि चीन ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि अगले माली साल में जब तक आपको IMF से कर्जे नहीं मिल जाते, मैं इसकी बात नहीं कर रहा अगले कर्जे की, उस वक्त तक हम आपको डिफ़ॉल्ट से बचाएंगे। और अमेरिका भी यही चाहता है अभी कि वो फ़िलहाल पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट ना करने दे, वो अभी मज़ीद तबाही बर्बाद करके जाना चाहता है। मेरे कम से कम 1 दर्जन मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने मरतबा कहा है कि 2023 में हमें डिफ़ॉल्ट नहीं करने दिया जाएगा, और अगर वो कोई झंडा गाड़ना चाहते हैं तो फिर स्टेट बैंक ने ये क्या कहा है कि भाई IMF की रिक्वायरमेंट हमने पूरी करके हम महंगाई को बढ़ा दिया, रुपए की कदर को जो है वो ख़तरात की जद में ले आए, पेट्रोलियम लेवी हमने बढ़ा दी। तो ये तो आपने आवाम को कुचला है और ख़तरात को ख़त्म नहीं किया, ख़तरात को बढ़ा के टलाया है। मेरे अल्फाज ये ख़तरात को बढ़ाकर, चैलेंजेस को बढ़ाकर टलाया है, और वो टलाना अमेरिका की और चाइना की हिकमत अमली के ऐन मुताबिक है, IMF की हिकमत अमली के ऐन मुताबिक है। और चाइना भी, आपको अमेरिका को पता है कि चाइना फ़िलहाल पाकिस्तान को जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करने देगा, दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। हमारा कमाल, अगर डार साहब को कोई कमाल है, मैं खड़े होकर उनको सलूट करने के लिए तैयार हूँ। अगर इंतखाबात से पहले इस्लाहात को वो कानूनी शक्ल दे दें, टैक्सों में, तवानाई में, दस्तावेजी बनाने में, कि हम एक दफ़े 2024 में IMF के पास जाने के बजाय आइंदा के लिए बेनियाज हो जाएं, तो वो एक कारनामा होगा। ये बढ़ा के टलाना मैं नहीं समझता ये कोई कामयाबी है। ये तो एक एजेंडा था, और अभी लाजमी नहीं है कि हमें ये पैसा मिल जाए, इसलिए कि वज़ीर आज़म कभी IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से एक विजिट में 3 दफ़े नहीं मिला करते। हमने 3 दफ़े उनसे मुलाकात करी है। ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर मिलता है, अमेरिका की सिफारिश कराई, यूरोपियन यूनियन के सफ़ीरों की सिफारिश कराई, और अमेरिकी एजेंडा भी है। तो ये कामयाबी तो उस वक्त होगी जब आप इस्लाहात कर लेंगे, वरना खदशात और ख़तरात इसलिए हैं। मैं आपको बता दूं, जो मैं आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ कर रहा था, कि ज़रा 11 महीने में जो कुछ हुआ है वो ये देख लें, वो फिगर्स, कहानी नहीं कि क्या उसके बाद फूल पत्तियां करके हम मईशत को बचा सकेंगे। उसका जवाब है नहीं। मैं आपको क्यों ये बात कर रहा हूँ, 11 महीने हमारी जो रेमिटेंसेज हैं उसमें कमी हुई है 11 महीने में 3.8 अरब डॉलर। इतनी रेमिटेंसेज कम हुई हैं दूसरे साल से। हमारी बरामदात कम हुई है 3.5 अरब डॉलर पिछले साल की इसी मुद्दत से। हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व में कमी हुई है 6.3 अरब डॉलर। हमारे रुपए की, ये कोई मामूली बात नहीं है, 6.3 अरब डॉलर ये कमी हो गई, और वो 7 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज और बरामदात कम हो गई। तो रुपए की कदर जो शुरू के साल में हमारी 100 जो थी वो 187 थी, अब ये आके 204 थी, अब ये 287 पर आ गई। ये कोई मामूली नुकसान नहीं हुआ। मई में जो आपका अफरात ज़र था वो था 13.8, आज वो 38% पर है। आप ये भी ना भूलें कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया है, और ये भी आप ना भूलें कि चीन को हमने 300 अरब रुपए के IPPs के पेमेंट्स रोके हुए हैं।
हमने कई अरब डॉलर की इंपोर्ट जो कर चुके हैं, कंटेनर खड़े हुए हैं, वो रिलीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। कई अरब डॉलर वो आपने रिलीज करने हैं। फिर आपके जो है सर्कुलर डेट आपका 4000 अरब हो गया है रुपीस। आपके पब्लिक सेक्टर के लॉसेस बढ़ रहे हैं और अभी 21 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट्स कम करके। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सारी चीज़ों मसाइल का हल जो है वो इस्लाहात हैं, इकनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बड़ा ज़रूरी इस्लाहात के लिए होता है कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम हो और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो। यहाँ तो जो भी आप सिनारियो ले लें, कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आने का इम्कान नहीं लगता। ये बेयकीनी और गैर इस्तेहकामी जो है सियासत में ख़ास तौर पे, जिसका असल मुआशियात पे भी पड़ेगा, वो तो नज़र नहीं आ रही। आपने उम्मीद का दिन है, अच्छा नहीं लगता लोगों को बुरी खबरें, मगर ये सिनारियो में से कोई इतनी अच्छी नवीद नहीं मिलती है कि जिस तरह आपने अभी फरमाया कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और बढ़ेंगे, लोगों पे ज़्यादा बोझ बढ़ेगा। इन्होंने मसले का हल नहीं निकाला, आम है। दूसरा, 50 से अब इनके पास गुंजाइश है पेट्रोलियम लेवी 50 से 60 रुपए करने की। सो ये किसी वक्त भी 10 रुपये बढ़ाने की इन्होंने इजाज़त ले ली है, कमिटमेंट कर दी है। साथ में जो है सूरत हाल ये है कि लोड शेडिंग का जो है मामला, ये सब कुछ लेने के बावजूद भी वो मसले हल नहीं हो रहे। 14-14 घंटे की वो हो रही है, बिजली आ नहीं रही, आ रही है तो बड़ी महंगी है। तो कोई अच्छी खबर ईद आने वाली है, कोई आपको नज़र आती है या देना चाहेंगे? तो ये आपने जो नुकात उठाए हैं वो अपनी जगह बेहद अहम है। मैं जो खिदमत में अर्ज़ कर रहा था उसको दोबारा कह दूं, कोई भी ताकतवर से ताकतवर हुकूमत आ जाए वो ये इस्लाहात नहीं करेगी। फौजी हुकूमतों ने भी नहीं किए, तीनों पार्टियों ने भी नहीं किए, सूबाई हुकूमतों ने भी नहीं किए। ये आज का मसला नहीं है। मगर जो चीज़ हमें और आपको सोचनी है कि अब मसला ये आ गया है कि ये इस्लाहात या खुदकशी, इसलिए कि न्यू ग्रेट गेम ये है, न्यू कोल्ड वार एरा, न्यू ग्रेट गेम चल रहा है। तो अब इसमें अगर आप, दुनिया बदल चुकी है, अगर आज आप नहीं बदले तो मैं ये बात आपसे 100% मुत्तफिक हूं कि कोई भी हुकूमत ये इस्लाहात नहीं करेगी जैसा माजी में नहीं किया। लेकिन मेरी जो गुजारिश थी वो थी कि उसको कानूनी शक्ल दी जाए। इस्लाहात तो अभी नहीं कर सकते। कानूनी शक्ल का मतलब ये है कि एक हुकूमत आए, दूसरी आए, तीसरी आए, अगर वो कानून इतना सख्त हो कि अगर वो इस्लाहात का जो आज कानून साजी कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं तो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी।